नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। भ्रष्टाचार, कालाधन और जाली नोटों के कुचक्र को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते मंगलवार को लिए गए फैसले की इस वक्त चारों ओर चर्चा है। मेनस्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, गली मोहल्लों, घर परिवारों में इस वक्त यही एक विषय बातचीत का अहम हिस्सा बना हुआ है। कुछ इसकी तात्कालिक कमियों को गिना रहे हैं तो कुछ इसके दूरगामी प्रभावों का आकलन करते हुए इसे एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं जो भारत को एक नए और सशक्त आर्थिक युग की ओर ले जाने वाला साबित होगा। 1000 और 500 के पुराने नोटों को बंद करने की इस नीति का सबसे बड़ा असर यही होगा कि देश के भीतर छुपा काला धन एक झटके में बाहर आ सकेगा। इसके साथ ही आतंकी तत्वों द्वारा देश के खिलाफ होने वाले फर्जी नोटों के प्रयोग को भी रोकने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इस फैसले ने टैक्स चोरी, द्रव्यों की तस्करी या अन्य किसी भी अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति से एकत्र काले धन को बेकार कर दिया है। आर्थिक विशेषज्ञ काले धन पर पीएम के इस फैसले को आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। वहीं 2000 और 500 के नोटों की नई करेंसी जल्द ही सर्कुलेशन में आ जाएगी। सरकार ने इसकी भी तैयारी कर रखी है। हालांकि अभी 1-2 दिन तक कुछ जरूरी सेवाओं में पुराने नोट मान्य रखे गए हैं, जिनमें सरकारी अस्पताल, सहकारी दुकानें, रेल एवं हवाई सेवाएं और पेट्रोल पंप शामिल हैं। इसके अलावा जिनके पास भी वैध तरीके से कमाए हुए 500 और 1000 के नोटों की श्रृंखला है, वे कुछ निर्धारित नियमों के साथ इन्हें आगामी 30 दिसंबर तक बैंकों से बदल सकते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। तो पीएम के इस फैसले पर, इसके प्रभावों पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय मनोहर तिवारी जी, जो कि इस विषय को बहुत अच्छी गहरी नज़र बनाए हुए हैं। इस पर लगातार जब से ये फैसला आया है और इस पर काफ़ी लिख भी रहे हैं और अपने अखबार के माध्यम से लोगों तक इसके विविध पक्षों की जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हैं दूसरे खास मेहमान, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्थिक सलाहकार मनोज कुमार शर्मा जी, जो कि आर्थिक मामलों के साथ ही कर संबंधी विविध नियमों से, उसके विभिन्न पहलुओं से काफ़ी अच्छे से परिचित हैं। तो हम इन दोनों ही मेहमानों से हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा करें, उससे पहले, चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम पीएम के इस फैसले को लेकर हमारे राष्ट्रीय चैनल डीडी न्यूज़ द्वारा एक खास रिपोर्ट तैयार की गई थी। पहले हम आपको वो दिखाते हैं और समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन और जाली नोटों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान करते हुए इसके खिलाफ कुछ ऐसे कदमों का ऐलान किया है जिसके आने वाले दिनों में दूरगामी असर होंगे। देश के नाम अपने संबोधन में पीएम ने मंगलवार मध्य रात्रि से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों के प्रचलन को खत्म करने की बड़ी घोषणा की। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और अगले 50 दिनों तक वो अपने 500 और 1000 के नोटों को बैंकों और डॉलर में जमा करा सकते हैं। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। पीएम ने कहा कि 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4000 रुपए तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदले जा सकेंगे। 25 नवंबर के बाद 4000 की सीमा बढ़ा दी जाएगी।
कुछ कारणों से जो लोग 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट 30 दिसंबर तक जमा नहीं करा सकेंगे, वे लोग पहचान पत्र दिखाकर 31 मार्च 2017 तक नोट बदलवा सकेंगे। पीएम ने ये भी कहा कि 9 नवंबर को बैंकों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। यही नहीं, कुछ जगहों पर 9 और 10 तारीख को एटीएम भी काम नहीं करेंगे। हालांकि पीएम ने लोगों की सुविधा के लिए कई कदमों का ऐलान भी किया है। पीएम ने कहा कि 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट भुगतान के लिए स्वीकार किए जाएंगे। 11 नवंबर तक पेट्रोल पंप भी 500 और 1000 रुपए के नोट ले सकेंगे। इसी तरह 72 घंटों तक रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर, सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर भी केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट मान्य होंगे। एटीएम से निकासी के लिए भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। 10 नवंबर के बाद प्रतिदिन एक कार्ड से 2000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। इसके बाद सीमा बढ़ाकर 4000 कर दी जाएगी। दिवाली के पर्व के बाद अब ईमानदारी के इस उत्सव में, प्रामाणिकता के इस पर्व में आप बढ़ चढ़ करके हाथ बटाएं। मेरा पूरा विश्वास है कि देश के सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं, मीडिया, समाज के सभी वर्ग इस महान कार्य में सरकार से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए जाएंगे। इन सब के बीच चेक, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीएम ने संबोधन में भरोसा जताया कि देश के सभी राजनीतिक दल, संस्थाएं, समाज और हर वर्ग के लोग इस देश सुधारक काम में बढ़ चढ़कर सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। हालांकि पीएम ने कहा कि देश के लिए, देश का नागरिक कुछ दिनों के लिए ये कठिनाई झेल सकता है। ये साफ है कि मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से काले धन के खिलाफ बड़े कदम उठाती रही है और इस बार उसने जो काम किया है वो काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। तो निश्चित ही ईमानदारी का उत्सव है, बहुत बड़ा फैसला है। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। चर्चा में सबसे पहले तिवारी जी, मैं आपसे ही यहाँ शुरू करना चाहूँगा। चारों ओर इस समय लोग सब बातें भूलकर पीएम के इस फैसले के जोड़ तोड़ में ही लगे हैं। मीडिया भी इन्हीं खबरों से गुलजार है। आप इसे किस तरह देखते हैं? और बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीते 2 दिनों में चूंकि आपने कई तरह के विचारों को देखा जाना होगा, तो किस तरह आप इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे? बिल्कुल, 2 दिन से जो देश की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि 500 और 1000 रुपए के जो नोट बंद किए हैं उसके तमाम पहलुओं पर बात हो रही है। उसको लेके जो तात्कालिक समस्याएं हैं फिलहाल वो सामने आई है कि इसको लेके जाहिर है कि कोई तैयारी पहले नहीं हो सकती थी, कोई घोषणा पहले ऐसी नहीं हो सकती थी कि आप इसके लिए तैयार हो जाइए। तो जो तात्कालिक समस्याएं दैनंदिन के जीवन में हमारे यहाँ आ रही हैं, पेट्रोल पंपों पर, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन पर, तमाम जहाँ डेली आपको कैश ट्रांजैक्शन करना होता है ज़रूरत की चीज़ों के लिए, तो वहाँ की जो परेशानी पैदा हो रही है उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। लेकिन पूरे देश में एक अद्भुत ऊर्जा का वातावरण हम देख रहे हैं और इसका जो बड़ा पक्ष है वो ये है कि हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पूरी व्यवस्था जिस तरह से भ्रष्टाचार की चपेट में है और सारे सरकारी तंत्र में जिस तरह से पूरा कमीशन का खेल खुला चलता है, हम तमाम एजेंसियों के माध्यम से ये जो खबरें मीडिया में आती हैं उनके जरिए ये जानते हैं कि कितने पैसे का कहाँ कहाँ लेन देन होता है। तो ये जो सारा चल रहा है, लोगों को ये उम्मीद बंधी है कि ये जो बड़े खिलाड़ी हैं, सिस्टम के बड़े खिलाड़ी हैं, ये अंकुश में आएंगे और इन्होंने जो कुछ भी जमा पूंजी कर रखी है अब तक वो एक झटके में खारिज हो गई है। तो कुल मिलाकर एक नई शुरुआत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे जो काले धन पर जो अंकुश है वो बढ़ेगा और जो जमा पूंजी है जिन लोगों की भी ये बड़े नोटों की शक्ल में, ये एक झटके में बेकार हो गई है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक में एक बहुत पॉजिटिव एक माहौल है इसको लेकर। सही बात है, पब्लिक में बहुत ही पॉजिटिव माहौल है और खास तौर से जो आम जनता है, खासतौर से जो कम आय वाले जो लोग हैं, गरीब वर्ग के जो लोग हैं, वो काफ़ी खुश हैं। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो शर्मा जी से इस फैसले के विविध पहलुओं पर चर्चा करेंगे। रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन। 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया।
मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो काले धन पर केंद्र सरकार के कड़े फैसले को लेकर निश्चित तौर पर जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, और उसी पर हम भी यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। और हमारी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए शर्मा जी, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि इस फैसले के बाद तो आपके पास कई क्लाइंट्स के फ़ोन आए होंगे, चूँकि आर्थिक और कर संबंधी मामलों के आप अच्छे जानकार हैं, तो आप इस फैसले पर अपना क्या विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है जी, और ये एक ऐसा फैसला है जो कोई भी लीडरशिप लेने में 100 बार सोचेगी, और कहीं ना कहीं इस फैसले के दूरगामी परिणाम पॉलिटिकली भी हो सकते हैं, अदरवाइज भी हो सकते हैं, पर देश के हित में, इकोनॉमी के हित में जो आज सबसे बड़ी ज़रूरत है और जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर और पूरी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हमारी जो ये डिरेल्ड इकोनॉमी है ये एक लाइन पे आए, यहाँ एक हर इन्वेस्टर का विश्वास जनरेट हो इस देश में कि यहाँ सिस्टम वर्क कर रहे हैं, यहाँ जो पैसा आ रहा है उस पर प्रॉपर टैक्स दिया जा रहा है, करप्शन मनी ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी करेगा और पैसे लेके चलता रहेगा और कोई उसको पूछेगा नहीं। और ब्लैक इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई थी कि अगर इस डिमोनेटाइजेशन नहीं किया जाता तो शायद और कोई तरीका इसके लिए था नहीं, भले आप कितनी भी एसआईटी बनाएं या कुछ भी करें। दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये काले धन से ज़्यादा इस फैसले को जो रिजर्व बैंक का सर्कुलर आया है अभी, उसमें जो ऑब्जेक्टिव और रीजंस दिए गए हैं उसमें बड़ा क्लियरली ये कहा गया है कि ये फैसला लेने की जो मुख्य वजह है वो नकली करेंसी का जो सर्कुलेशन इस कंट्री में हुआ है, और खासकर हमारे कुछ पड़ोसी देशों से इस को प्रमोट किया जा रहा है, वो इतना ज़्यादा है। और नकली करेंसी का आप एक बात ध्यान दें कि जहाँ रिश्वत करप्शन का पैसा होता है वहाँ आसानी से चलाया जा सकता है। बैंकिंग चैनल में वो पैसा कई बार 10-20 साल तक नहीं आता, तो लोगों को ये भी पता नहीं चलेगा कि ये करेंसी जो हम लेके बैठे हैं ये असली है या नकली है। जी, सही तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है देश हित में। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा डिसीजन है जिसको मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर का पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म है, लेकिन है अच्छा। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म। निश्चित तौर पर कोई भी सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा फैसला, और वो भी अचानक अनायास ही लोगों के सामने आ जाएगा। और कई लोग ऐसे हैं जो तात्कालिक कई असुविधाएं लोगों को हो रही हैं, तो उनके जो भी कहना चाहिए लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, तो इन प्रभावों को लेकर, वर्तमान तात्कालिक प्रभावों को लेकर लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं यहाँ पर तिवारी जी आपसे पूछना चाहूँगा कि इस फैसले के तात्कालिक और दूरगामी प्रभावों को लेकर इस फैसले के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव किस अलग अलग वर्ग पर किस तरह से देखने को मिलेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले जो चुनाव हुए थे जब मोदी चुनकर आए, तो ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार उनका एक बड़ा वादा था, और भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू पिछले 10 सालों में बना रहा था यूपीए 1 यूपीए 2 के समय। तो जिस तरह से मोदी का जो गुजरात प्रयोग है, जिस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ किया और खुद को सिद्ध किया, तो वो ऐसे सख्त फैसले लेने के लिए ही उनकी पहचान एक लीडर के तौर पर थी। उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो इससे कम कोई फैसला करते, और वो फैसला उन्होंने लिया है। इसलिए लोगों को ये भरोसा है कि कुछ ना कुछ देश के हित में होगा। हम अपने आसपास जिस तरह की चीज़ें देखते आए हैं, करप्शन का जो लेवल सरकारी तंत्र में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि छोटे से छोटे दफ्तर में, एक गांव के आसपास तहसील जो रेवेन्यू का एक डिपार्टमेंट है जिसमें सारे किसान कनेक्ट होते हैं, वहां से लेकर आप पूरे 50 से ज़्यादा सरकारी विभाग हैं, आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी डिपार्टमेंट ये दावा नहीं कर सकता है कि वो बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से काम कर रहा है। तमाम कानूनों के बावजूद
ब्लैक मनी इस तरह से जनरेट होती है, सरकारी धन जो आता है योजनाओं का, वो किस तरह से उसकी बंदरबांट होती है, इसकी खबरें लगातार सरकारी एजेंसियां ही एक्सपोज करती हैं मीडिया के अलावा। तो ये राहत इस वर्ग ने ली है जो एक आम आदमी है, उसने ये राहत की सांस ली है कि कम से कम ये जो बड़े धन पशु और धन पिशाच जो हमारे समाज में खड़े हो गए हैं, कहीं ना कहीं इन पर लगाम लगेगी। तो बड़ा वर्ग है जो राहत महसूस कर रहा है। लेकिन इसके जो पॉलिटिकल मामले हैं, इसमें जो पॉलिटिकल विपक्ष है, जो उसके जो भी सवाल हैं और जो भी आरोप हैं और शंकाएं हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। और निश्चित रूप से जब सरकारें इस तरह के कोई बड़े फैसले करती हैं तो उनके राजनीतिक लाभ की मंशा कहीं ना कहीं रहती है। मैं इसको यूपी चुनाव से भी जोड़ना चाहूंगा, जहां बड़ी तादाद में मैं यूपी के इलेक्शन में 2 महीने रहा हूं पिछले चुनाव के दौरान, और मैंने देखा है कि किस तरह से धन का इस्तेमाल सीधा लोग वोटर को लुभाने के लिए, जो पूरी जमा पूंजी सालों की रहती है पॉलिटिकल पार्टीज के पास में, वो किस तरह से बहता है वो पैसा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक तो फिलहाल यूपी इलेक्शन में तमाम सारी पार्टियों पर हुआ है। जी बिल्कुल, और दूसरी पार्टियों पर तो हुआ ही है, जो भी यूपी इलेक्शन को लेकर जो हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर से भी जो फर्जी, खासतौर से पाकिस्तान को ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से जो भी फर्जी इकोनॉमी यहाँ आती थी, उस पर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक। नकली नोटों का बड़ा नेटवर्क है, और हम अपनी अदालतों में देखते हैं कि किस तरह से पूरे कई केस चल रहे हैं, कई पुलिस ये लेके सामने आती है। बिल्कुल सही बात है। तो शर्मा जी, सरकार ने 30 सितंबर तक का समय दिया था कि लोग अपनी अघोषित आय की घोषणा करें, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया। ऐसे तमाम लोगों के पास अब क्या चारा है? वे क्या करेंगे अब इस अगाध संपत्ति का? उस संपत्ति को डिस्ट्रॉय करने के अलावा भी क्या उनके लिए कोई रास्ता बचा हुआ है? मैं कोई टैक्स एडवाइस तो नहीं दूंगा यहाँ चैनल पे, जी, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने 30 सितंबर तक ये कहा था कि इनकम डिक्लेयर करें जी। और दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास ये पैसा था, उन्होंने ये समझा कि ठीक है, जैसे डिस्क्लोजर स्कीम्स आती हैं, एक और स्कीम आएगी, उसमें जो पैसे होंगे कुछ टैक्स ले लिया जाएगा और मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में बड़ा कहा था कि इसके बाद मैं बहुत सख्त कदम उठाऊंगा, इसलिए मैं बार नहीं सकते थे ऐसा सख्त कदम। लोग क्योंकि हमारे देश में इस तरह के डिसीजन मेकिंग के आदी ही नहीं रहे इस देश के लोग। यहाँ लगता है कि कोई नेता डिसीजन लेगा ही नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज भी जिन लोगों के पास पैसा है, देखिए करप्शन मनी जो है, जो एक ऐसा है जहाँ पे करप्शन के प्लेसेस हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो अपने पैसे को ना बदल सकते हैं, ना बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं, ना उसको कुछ कर सकते हैं। वो पैसा खत्म करना किसी भी 30 सितंबर वाली स्कीम के बस का नहीं था। सही बात। लेकिन एक डिसीजन से वो पैसा कम से कम जितना कैश में रखा हुआ था उतना खत्म हो गया। दूसरा, आपने देखा होगा बेनामीदार एक्ट 2016 में अमेंडमेंट आया है, तो उसमें भी कड़े प्रावधान आने से जो लोग बेनामी संपत्ति रखते थे वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस पूरी डिसीजन का इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं आपका वक्त एक आधा मिनट लूंगा, कि जीएसटी 1 अप्रैल नहीं तो 1 जून या 1 जुलाई से कभी भी आ सकता है। बिल्कुल। और जीएसटी की जो इकोनॉमी इस कंट्री में होगी, उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर मनी और ट्रांजैक्शंस जो होंगे, ट्रेड ट्रांजैक्शंस, वो ऑन रिकॉर्ड रहेंगे। ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का कल्चर खत्म हो जाएगा। सही। और जीएसटी के पहले ये इस तरह की एक चीज लाना जिसमें डिमोनेटाइजेशन करके, क्योंकि जब आपके पास ब्लैक मनी होगा तो आप उसको सर्कुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब होगा तो आप एफर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा सोचे समझे तरीके से और बड़ी प्रोफेशनल एडवाइस के बाद लिया गया डिसीजन है। और ये मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये बहुत थॉटफुल डिसीजन है और बहुत ही अच्छा डिसीजन है। जी बिल्कुल सही बात है कि बहुत ही सोची समझी, ये नहीं कह सकते कि सरकार के दिमाग में भी अचानक ये आइडिया आ गया हो। बहुत पहले से इस बारे में विचार किया गया होगा। ये बात अलग है कि लोगों को या अपने भी मंत्रिमंडल में भी कहीं ना कहीं इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गई होगी, क्योंकि ये थोड़ी भी ये चीज़ डिस्क्लोज होती बिल्कुल, तो इसका जो प्रभाव अभी देखने मिल रहा है वो शायद देखने नहीं मिलता। तिवारी जी, कुछ राजनीतिक दलों और मीडिया के भी एक खास वर्ग के द्वारा इस फैसले की कमियां गिनाई जा रही हैं और वे इसके खिलाफ लिख बोल रहे हैं, तो इन लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसे आप किस तरह से देखते हैं?
नहीं, एक लोकतंत्र में सवाल उठाना कोई बुरी बात नहीं है और उसको शंका की नज़र से नहीं देखना चाहिए। और हमारे लोकतंत्र की खूबी ही ये है कि सरकार के फैसले कुछ भी हों, हम उस पर सवाल उठा सकते हैं और सरकार उसके जवाब दे। तो लेकिन राजनीतिक दलों का और जो मीडिया का आपने कहा, तो लोगों का जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा और 3-5% ब्लैक मनी ही एक्सपोज होगी, ऐसा कहना है। लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोट पूरी हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 86%, अगर मैं सही हूं शर्मा जी उसको करेक्ट करेंगे, 86% जो पूरा नोटों का जो नेटवर्क है उसमें 86% 1000 और 500 के नोट कवर करते हैं। और हम जानते हैं कि जो नंबर 2 के जो भी लेन देन है, ब्लैक मनी जितनी भी है, वो कोई 2 रुपए और 10 रुपए के नोट में मूव नहीं करती है, वो 1000 और 500 रुपए के नोट में ही गति करती है। और हमने देखा है कि जब जांच एजेंसियां किसी क्लर्क से लेके और कलेक्टर तक किसी भी अधिकारी और तमाम व्यापारियों और कारोबारियों के यहाँ जो छापे पड़ते हैं, तो वहां कोई चिल्लर बरामद नहीं होती है। वहां जो कुछ भी मिलता है कैश में, वो 500 और 1000 के नोट में मिलता है, तमाम की बोरियां प्राप्त होती हैं। हाँ, बोरों में नोट। एक भोपाल का ही एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक थोड़े दिन पहले एक बच्चा अपने स्कूल में चिन्हित हुआ था और वो 1000 रुपए का नोट कैंटीन में चला रहा था, और उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ, हमारे घर में तो बहुत सारे। उसने पूरा ये स्कूल में चर्चा का विषय बना, शहर में चर्चा का विषय बना कि मेरे घर में तो बहुत सारे बोरों में भरे हुए हैं। तो ये क्लू है, छोटा सा लक्षण है इस पूरी बीमारी का। तो मुझे लगता है कि जो सवाल हैं वो अपनी जगह हैं और उनके जवाब समय के साथ हमको मिलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल अभी इकोनॉमी का था, बड़ा सवाल अभी करप्शन का था, बड़ा सवाल अभी ब्लैक मनी का था, जो एक बीजेपी का कमिटमेंट भी था और सरकार में आने के बाद उनको इसे पूरा करना ही था। तो मुझे लगता है कि इसका दूरगामी परिणाम देश के हित में होंगे, इकोनॉमी के हित में होंगे। और ऐसे लोग जो नंबर 2 की कमाई को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानकर बैठ गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े झटकेदार खबर है ये। जी, सही बात है। शर्मा जी, जो यहाँ भी तिवारी जी ने बताया कि जितना भी भ्रष्टाचार जो है या फिर जो काला धन है, वो बड़ी मुद्रा के रूप में आ गया, बड़े नोटों के रूप में ही लोगों के सामने आता है। लेकिन एक और पक्ष जो देखने में आ रहा है कि जितनी बड़ी मुद्रा यदि किसी अर्थव्यवस्था में होगी तो वो उसे और कमजोर बनाने का ही काम करेगी। तो 2 परेशानियां, एक तो बताया कि भ्रष्टाचार या काला धन जो है वो मूव भी करता है तो बड़े नोटों के रूप में। तो अब 2000 का नोट आ रहा है, तो ये तो 1000 से ही बड़ा है। तो ये जो 2000 के नोट लाने का जो फैसला लिया गया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2000 का नोट लाने का फैसला क्यों लिया गया है, इस पे अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है जी। पर चूंकि ये जजमेंट डिसीजन इतना थॉटफुल तरीके से आया, सोच समझ के लिए गए निर्णय है, और इसमें सारे प्रोफेशनल, पर्टिकुलरली रिजर्व बैंक के गवर्नर बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हैं, तो 2000 के नोट लाने के फैसले के पीछे भी कुछ थॉट प्रोसेस हो सकती है और कोई भविष्य में लिए होने वाली घटनाएं जिनको आज हम नहीं देख पा रहे हैं, वो उसकी वजह हो सकती हैं। लेकिन ये बात सही है कि ज़्यादा बड़ी करेंसी जो होती है अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करती है, लेकिन बड़ी करेंसी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो कैश ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करते हैं, अगर आप पिछले 1 साल 2 साल में देखेंगे तो जगह जगह TDS के प्रोविजंस आए हैं, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आई है कि 2 लाख से ज़्यादा की आप कोई भी चीज़ें खरीदेंगे उस पर TDS कटेगा, वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होंगे। 50,000 से ज़्यादा के अगर आप फॉरेन ट्रेवल पे खर्च करेंगे वो रिपोर्ट होंगे। तो जब ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होंगे, ट्रांजैक्शन वेरीफाइबल होंगे, तो ट्रांजैक्शन कैश में हो या चेक में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये मानता हूँ कि आम लोगों के लिए मौका है कि जो पैसे उन्होंने, जैसे हर एक के यहाँ है, मेरे यहाँ भी कुछ पैसे पड़े हुए थे, रखे रहते हैं सब घरों में, और एक सोच होती है कि हमको घर में पैसे कुछ कैश होना चाहिए, क्योंकि हम पूरे सिस्टम सर्टेनिटी पर विश्वास करने की इस देश में हमको आदत ही नहीं रही, क्योंकि हमारा सिस्टम इसी तरीके से वर्क करता है कि विश्वास करेंगे तो शायद धोखा खा जाएंगे। तो इसलिए आदमी अपनी सिक्योरिटी खुद सोचने लगता है। जब एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा लोगों का कि हमारे पास, हम एक भी पैसा घर में ना रखें तो भी हमारे काम चल सकते हैं, तो उसके बाद बड़ी करेंसी के लिए मोह जो लोगों का होगा वो कम हो जाएगा। जी, सही बात है। विश्वास होना वो बहुत ज़रूरी है। लोग बाकी कम से कम ये माने कि घर में पैसा ना होने के बावजूद भी जो लेन देन का व्यापार है वो हो सकता है, और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें हमारे सिस्टम को भी उतना ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। अभी कैशलेस ट्रांजैक्शन की स्थिति में हम पूरी तरह से नहीं है। बड़े शहरों में ये चीज़ हो रही है, लेकिन अभी भी छोटे शहर, गाँवों में या लोगों तक इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है।
इसीलिए डिजिटल इंडिया की बात अक्सर चलती है। खैर, इससे लेकर भी हम बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आइए आइए। टीवी देख रही थी? डिजिटल टीवी नहीं लगवाया? नहीं, पुराना वाला केबल ही ठीक है। पुराने वाला केबल ही रहेगा, बस सेट टॉप बॉक्स लग जाएगा, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, मूवीज ऑन डिमांड, चुनने को सैकड़ों चैनल। खर्च बढ़ेगा। सेट टॉप बॉक्स कोई महंगा नहीं है, कंप्यूटराइज बिल आएगा, जो चैनल चुना है उसी के पैसे लगेंगे, बचत ही होगी। 31 दिसंबर 2016 से पहले आप सेट टॉप बॉक्स लगवा लें, वरना आप। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 2 दिनों पहले लिए गए एक ऐतिहासिक फैसला जिसे बताया जा रहा है उसको लेकर, और इस फैसले के क्या प्रभाव अभी वर्तमान में देखने मिल रहे हैं और क्या दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, उनको लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तिवारी जी, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा, जैसा कि अभी शर्मा जी ने बताया कि लोगों में एक विश्वास पैदा होना ज़रूरी है कि बिना घर में पैसा रखे भी उनका काम चल सकता है, लेकिन क्या अभी हमारा देश इस स्थिति में खड़ा है कि जहाँ पर हम पूरी तरह से कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ सकें या कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे सकें? नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है, चूंकि कृषि आधारित है, और एक 70% पॉपुलेशन जो है आज भी गाँवों में और कस्बों में, छोटे शहरों में रहती है, और वहाँ तमाम इस तरह की साधन सुविधाएं और ऑनलाइन ये सारी चीज़ें उतनी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, और तमाम अलग तरह की प्रॉब्लम है। वो एक अलग दुनिया है, हमारे बड़े शहरों से एक अलग तरह की दुनिया है, और वो एक अलग तरह के लोग वहाँ रहते हैं। तो इस तरह की जब आप चीज़ें लाते हैं, इस तरह की पॉलिसी लाते हैं, इस तरह के बड़े डिसीजन लेते हैं, तो जो सबसे जो परेशानी की बात है वो वही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक तो जो छोटे शहर, छोटे कस्बे और तमाम जो गांव हैं, तो वहाँ पे जैसे मंडियों का पूरा जो कारोबार है वो कैश होता है पूरा, वहाँ कोई ऑनलाइन और उस तरह का नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए कि ये जो शहरों में और तमाम जो ऑनलाइन बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है, तो वो पूरी पॉपुलेशन किस तरह से उसको कवर करें। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग सरकार की जो और नीतियां हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस तरफ जाएं। जैसे जनधन के माध्यम से उन्होंने जो सरकार ने एक पहले कोशिश की कि काफ़ी सारे अकाउंट्स जो बैंक अकाउंट हैं लोगों के खुलवाए, ताकि वहाँ जैसे रोजगार गारंटी स्कीम में जो कैश करप्शन था वो कंट्रोल हुआ। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। बहुत बड़ा देश है और ऐसे फैसले कभी नहीं होते हैं। अक्सर हमने देखा 70 साल के हमारे अनुभव में 10 ऐसे फैसले अगर हम गिनेंगे तो मुश्किल है कि हम 10 फैसले भी गिना पाएं। तो हम आदी नहीं हैं इस तरह के बड़े फैसलों के। जब उस तरह के बड़े फैसले नहीं होते हैं तो उस तरह की तैयारियां भी नहीं होती हैं। अब अगर ये बड़ा फैसला हुआ है और ऐसे और फैसलों के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए, तो सरकार का भी ये अब ड्यूटी है कि वो जो सवाल आपने किया कि जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो कैसे इस ये ऑनलाइन या कैशलेस ट्रांजैक्शन में जाएंगे, तो सरकार की चुनौती है कि इसका सामना करे और वो ये तैयारी दिखाए आने वाले सालों में कि ये इसके फायदे लोगों को उस तरह व्यवहारिक जीवन में भी समझ में आए। जी बिल्कुल सही बात है कि सरकार के सामने इस फैसले को लेने के बाद अब एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि एक बड़ा फैसला अभी लिया है, ऐसे ही आगे आने वाले समय में भी जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो समानांतर अर्थव्यवस्था, उसको ख़त्म करने की दिशा में सरकार इसी तरह के कड़े फैसले लेगी। लेकिन फिलहाल ये तो एक ऐतिहासिक फैसला है। भविष्य में जिसे ऐतिहासिक कहा जाएगा और अभी भी ऐतिहासिक कहा जा रहा है, उसको हमने वर्तमान में बनते हुए देखा है। इसके हम कम से कम गवाह हैं। अक्सर हम सुना करें कि बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, एक वो बहुत बड़ा फैसला था, उसी दर्जे का, कुछ मामलों में उससे भी बड़ा और फैसला हम इसे कह सकते हैं। शर्मा जी, यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि इस फैसले के बाद जो हालिया कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिन्हें लेकर आम जनता खासी परेशान है, उनका आने वाले दिनों में क्या होगा? जैसे सोने चांदी जैसी धातुओं के दामों में काफी आया है, सेंसेक्स की भी कमर टूट गई है, तो ये सारी जो स्थिति बनी है, क्या ये वापस ठीक होगी या ऐसी ही रहेगी? देखिए, जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसका जो कहते हैं कि एक वाइब्रेशन जो होती है वो महसूस तो होती है जी, और उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन दो आपने मुद्दे खास रखे। एक तो ये कि सोने चांदी के व्यापारियों ने ज़्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए। ये ज़रूर हुआ पहले दिन 8 तारीख की रात को, और 9 तारीख में भी कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि हम 8 तारीख में ही बिल बना देंगे, और लोगों के पास जो कैश था तो वो घबराए हुए दौड़ने लगे। और चूंकि इतना ज़्यादा कैश था कि उनको लगा कि कैसे भी गोल्ड खरीद लो, और गोल्ड खरीद के
उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो तो फिर ये कैश अपनी बिजनेस इनकम दिखा के बैंक में जमा हो जाएगा जो लेगा। लेकिन मैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको भी जानकारी में एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है जो कहती है उससे ज़्यादा करती है कई बार। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कोई ज्वेलर है और उनकी अगर 2-4-10 दिन में एक नॉर्मली हाई सेल दिख रही है जो पिछले सालों में उस तरह की एवरेज सेल से ज़्यादा है और ऐसा लगता है कि वो ज़्यादातर जो सेल हुई है वो दिवाली, एक बात और देखिए कि दिवाली के तुरंत बाद का पीरियड है तो दिवाली तक तो खरीदारी होती है, दिवाली के बाद जो नॉर्मल ट्रेंड है वो बहुत कम होता है। तो ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टिगेट करेगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर क्वेश्चन करने लगेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्वेलर्स और बेचने वालों से कहेगी आप ही की 2 नंबर की इनकम थी जो आपने इस तरह से बिल बना के जमा कर दिए। तो ऐसे काम करने से पहले सोच, आज शांति है, आज लोग नहीं कर रहे हैं जो मेरे पास न्यूज़ है। दूसरा, आपने एक और सेंसेक्स के बारे में मुझसे पूछा था। सेंसेक्स सुबह गिरा जरूर था, कल थोड़ा गिरा था, आज इम्प्रूवमेंट हुआ है और सेंसेक्स के गिरने की तो कोई वजह नहीं है एक्चुअली। अगर 1 नंबर का पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लेवल पे शेयर मार्केट में वो पैसा आएगा, क्योंकि ब्लैक मनी, डीमैट वगैरह अकाउंट होने की वजह से, बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन होने की वजह से पैसा कैश वाला जा नहीं पाता था। अब जो कैश बैंक में आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में उसको फायदा ही मिलेगा, गिरने की कोई वजह नहीं है। शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग और बाइंग होती है जो हमेशा ही होती है। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म पैनिक बाइंग और सेलिंग हो रही है और उसी का प्रभाव हमें इसमें मार्केट में देखने मिल रहा है। लेकिन जो आम आदमी है, जिनके पास अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन है, उन्हें तो घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें फिर से अपनी पुरानी स्थिति पर आएंगी, अच्छी होंगी, नॉर्मल होंगी और लोग पहले जिस तरह से हैबिचुअल थे वे उसी तरह से वे अपने सारे व्यापार, लेन देन आदि को जारी रख सकेंगे। तिवारी जी, फेसबुक, व्हाट्सएप पर इस फैसले के बाद से कई मज़ेदार पोस्ट देखने को मिल रही हैं, जिनमें एक ये भी थी कि पहली बार गरीब या कम पैसे वालों को अपने पास कम पैसा होने की खुशी हुई है। तो अब जो अवैध धन जमा कर अमीर हुए लोगों से निकला पैसा सरकार के पास आएगा, उससे इस गरीब या कम आय वाले वर्ग के हितों के लिए क्या खास किया जा सकेगा, क्योंकि उसको बड़ी उम्मीदें हो रही हैं इस फैसले के बाद से। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है कि जब इस तरह का पैसा जो सरकार के पास आएगा, है ना, जो सरकार इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें आएंगी सामने, है, तो ये कुल मिलाकर तो जब सरकार का जो खजाना है जब वो मजबूत होगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो कहीं ना कहीं ये पैसा जमा करने के लिए नहीं है, ये इकोनॉमी को ही वापस गति देगा और इसके जो परिणाम हैं तुरंत नहीं दिखाई पड़ेंगे। अभी हमें परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं कि जिनकी शादियां हैं और जिन्होंने कैश निकाल रखा है और वो परेशानी में पड़ गए हैं। रोजमर्रा के जीवन में तमाम सारी दिक्कतें लोगों को ऐसी फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन जो उसके दूरगामी परिणाम है कि उससे जो अर्थव्यवस्था पर लगा हुआ जो घुन है, पूरे सिस्टम पर लगा हुआ जो दाग है ना, ये जब साफ होगा तो कुल मिलाकर इसके जो परिणाम हैं लोगों के लिए, है ना, और हर वर्ग के लिए, सरकार हर वर्ग के लिए काम करती है, सरकार किसी वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती है। वो तो उसकी जो नीतियों में है, उसके जो क्रियान्वयन में है, ये जब पैसा साफ सुथरा पैसा जब ये इस तरह से जाएगा और ब्लैक मनी के प्रति जो लोगों के मन में गुस्सा है, जब ये साफ हो जाएगी, ये पूरी खत्म हो गई है। जिनके पास भी कल तक, परसों तक 20 करोड़ रुपए कैश में या 50 करोड़ रुपया कैश में 500 या 1000 रुपए के रखे हैं, वो कितना शो कर देंगे 30 दिसंबर तक। शर्मा जी ने जैसा कि बताया कि वो पूरा रखे बेकार हो गया है वो पैसा जो बाहर ही होना चाहिए था। तो ये इसका जो फायदा है वो सीधा हम और आप जैसे आम लोगों के लिए है। हम एक भरोसे की व्यवस्था में हम जी पाएंगे। हमारे मन में ये विश्वास रहेगा कि जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, कोई भी गलत नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो वो पकड़ा जाएगा। तो जब इस तरह के चाक चौबंद सिस्टम होंगे तो उनका जो मिलाकर जो फायदा है वो लोगों को ही होना है, हमारे बच्चों को होना है इनके फायदे। जी बिल्कुल सही बात कही कि इसका जो फायदा है वो आने वाली पीढ़ी को होगा, वो आम जनता को होगा, वो जन जन को होगा। मतलब जो कहते हैं अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति भी है उसको भी इस कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया है, इस योजना से, इस फैसले से और विभिन्न सरकार की योजनाओं से जो इसके बाद इस पैसे का प्रयोग कर जो बनाई जाने वाली हैं, जो कार्य किया जाने वाला है, उसका फायदा हर किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। और जो वर्तमान में जो असुविधा जो लोगों को हो रही है उस संबंध में भी बड़ी सुंदर चर्चा व्हाट्सएप, फेसबुक पर देखने सुनने को मिली थी कि भाई हमारे जो जवान हैं वो तो हर रोज़ ऐसी ही असुविधाओं के साथ, ऐसी परेशानियों के साथ ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें तो ये थोड़ी बहुत परेशानी जो कि कहीं ना कहीं इस तरह के
आर्थिक सामाजिक आतंकवाद, और ये आतंकवाद कहीं ना कहीं बाद में जाकर देश को अंदर से खोखला करता है, जो कई बार हमें पता नहीं चलता कि इससे देश कितनी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो उसके खिलाफ हम सबको एक साथ लड़ना है। तो यदि थोड़ी बहुत असुविधा परेशानी हो भी रही है तो उसे झेलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत थोड़ा सा समय है और जाते जाते शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आगे सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, सरकार को आगे क्या कदम उठाने होंगे जिससे समानांतर अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक लगाम लगाई जा सके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अवैध आय वाले लोग कई पतली गलियां इन फैसलों से बचने के लिए तलाश लेते हैं। तो अब सरकार को उनके दिमाग से 2 कदम आगे चलना होगा और आगे कोई अवैध धन रखने की जरूरत ही ना कर सके, इस बारे में कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा। चलिए, आपका ये, मैं खुद चाह रहा था कि मैं इस पे कुछ बोलूं, आपने ये क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छी बात है। मैं ये बात कहना चाहूँगा, आगे जाके 2 चीज़ें हैं, एक तो सरकार को क्या ध्यान देना पड़ेगा या ध्यान देना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा लोगों को क्या करना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, आपने कह दिया कि 2.5 लाख रुपए तक कैश जमा कर दीजिए, आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लाखों, और इवन कुछ लोगों के पास तो दिन भर की सेल या कलेक्टेड कैश इन हैंड 50 लाख 1 करोड़ रुपए भी होता है। क्योंकि वो कैश होता है, वो कैश डिमोनेटाइज हुआ है, बैंक में आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो उस तरह की सिचुएशंस में गवर्नमेंट मशीनरी, जैसा कि उस बारे में जाना जाता है, उसका मिसयूज ना करे। जिन्होंने गलत किया है उनको प्रताड़ित करे, लेकिन जिन्होंने सही किया है वो कहीं उस मशीनरी का दोबारा पैसे कमाने का जरिया ना बने, ये एक देखने की जरूरत है। दूसरा, मैं लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा, बिजनेसमैन या जो इस तरह के लोग हैं, कि ये जो आपने गली और कोने ढूंढने वाली बात कही है, इस बात का बड़ा ध्यान रखें। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो चीज़ इलीगल होती है वो इलीगल ही होती है। लोग कितने भी रास्ते, मैं भी आपको 4 तरह के रास्ते बता सकता हूं, लेकिन उसके बाद के होने वाले रिपरकशंस में, जैसे मान लीजिए एक आदमी को आपने कहा कि तुम 10 लोग जाओ और 10-10 लाख रुपए बैंक में जमा कर दो और फिर निकाल के मुझे दे देना। जो बड़े ट्रांजेक्शंस होंगे वो पूरा के पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होंगे। अभी तो 2.5 लाख से ऊपर जो भी है उसमें सब रिपोर्ट होंगे, और डिपार्टमेंट जब वेरिफिकेशन के लिए जाएगा और 10 में से आपने किसी एक गरीब आदमी को पकड़ के उसको 2-4 हज़ार रुपए दे के वो उसके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, और जब उसको बुला के वो पहले दिन बोलेगा, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 10 से 15 मिनट में वो आदमी जो कुछ किया है सब हलफनामे पे कह देगा कि मैंने ये किया था, और उसके बाद आपके लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह की सरकार है, उस तरह की सरकार में और जिस तरह से प्रधानमंत्री वर्क कर रहे हैं, ये तो तय है कि वो छोड़ने की मूड में किसी को नहीं है। आप जैसा कह रहे थे कि यूपी इलेक्शन का नुकसान ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों को हुआ है, बीजेपी को भी बराबर का हुआ होगा। तो ये ध्यान रखें, इस तरह की कोई टैक्स प्लानिंग या इस तरह की कोई ना करें। जो चीज सीधे सीधे कर सकते हैं कर लें, और फिर भी लगता है अनडिस्क्लोज्ड है तो टैक्स दे सकते हैं तो टैक्स दे दें, पेनल्टी दे सकते हैं तो पेनल्टी दे दें, लेकिन ये इलिसिट मीन्स का इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल सही बात है। किसी भी तरह के आगे यदि कोई लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत समय रुकने के बाद ये जो हवा आई है, ये जो बयार बह रही है, इससे बचने का कोई रास्ता निकल जाएगा या कोई पतली गली निकल जाएगी, तो इस गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि ये फैसला कोई ऐसा ही नहीं है कि एक रात में ले लिया और अगले दिन इसे भूल जाया जाए। इसे लंबे समय तक लंबी प्लानिंग के साथ सरकार उतरी है। तो आप जो भी रास्ते यदि सोच रहे हैं कि इससे बचने के लिए, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप कामयाब हो जाएं और सरकार अपने इस फैसले में फेल हो जाए। बहुत बिल्कुल छोटे में इस पूरे मामले पर 1 मिनट के अंदर विजय जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहेंगे इस बारे में। नहीं, बिल्कुल जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि ये किसी तरह के रास्ते अब बचे नहीं हैं लोगों के पास में, और एक नई शुरुआत की तरफ हमको पूरी सकारात्मक विचार के साथ बढ़ना चाहिए। और जैसी सरकार है और प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है, हमें कम से कम उन पे इस मामले में भरोसा करना चाहिए कि वो सही दिशा में ले जाने वाला कदम है ये, और किसी तरह से हमें इसमें नए शॉर्टकट अब ढूंढने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। ये जागृत होने का समय है। बिल्कुल सही बात है, ये जागृत होने का समय है। सकारात्मक सोच के साथ सरकार काम कर रही है और उसी सकारात्मकता के साथ आम आदमी को भी काम करने की जरूरत है। और जैसा कि हम पूरा माहौल देख रहे हैं, ये माहौल शुरुआत में थोड़ा सा हम घबराने वाला हो सकता है, लेकिन इसके दूरगामी यदि प्रभाव देखें तो इस फैसले को जो आने वाली पीढ़ी है, यदि आप आज से 10, 15, 20, 25 साल बाद की कल्पना करें, तो ये फैसले को वो पीढ़ी निश्चित तौर पर वर्तमान का, इतिहास का, हमारे लिए वर्तमान है, उनके लिए इतिहास का सबसे बड़ा फैसला होगा। तो आप याद रखिए 8 नवंबर 2016 की जो तिथि है, ये जो तिथि है, ये आने वाले समय में
यूपीएससी और इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं वो जनरल नॉलेज के बहुत ही अहम क्वेश्चंस में ये शामिल होने वाला कि कब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया था। तो ऐसे इस फैसले के हम साक्षी बने हैं और सिर्फ साक्षी ही ना बने रहें बल्कि अपने प्रयत्नों के साथ, अपने प्रयासों के साथ हम जो कुछ भी योगदान इसमें दे सकते हैं, सरकार का साथ निभाने की हमें बहुत ज़रूरत है। इस पूरे मुद्दे पर विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा की। फिलहाल समय इतना ही था, यहाँ हमें रुकना होगा। हमारे दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुत ही अहम विचार हमारे साथ साझा किए। रुकते हैं यहीं, अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय के साथ आपसे पुनः मुखातिब होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।